हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज जो हम लेकर आए हैं वो है क्लास 11th हिंदी कोर की हमारी बुक है आरोह भाग 1। उसके काव्य खंड का अध्याय है गज़ल। अब गज़लें तो हम भाई बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी एक गज़ल हमारे सामने रखी गई है जिसे रखा है दुष्यंत कुमार जी ने। ठीक है, तो आपको बता दें कि जो हमारी क्लास 11th है उसमें हमारे 2 कोर्स चलते हैं, एक कोर है एक इलेक्टिव है, और दोनों ही कोर्सेज में अलग अलग बुक्स चलती हैं, इसलिए बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब जैसे मैंने बताया कि आपके यहाँ हम आज कोर पढ़ा रहे हैं, तो कोर में हमारी जो बुक चलती है वो पहली बुक है आरोह भाग 1, दूसरी है व्युत्तान भाग 1 और तीसरी एक बुक है अभिव्यक्ति और माध्यम, जो हमारे क्लास 11th 12th में कंबाइंड है। यानी कि उसके कुछ चैप्टर क्लास 11th के हैं, कुछ 12th के हैं। इसके अलावा जो चैप्टर 11th के हैं उसमें कुछ चैप्टर कोर और इलेक्टिव दोनों में ही हैं, और कुछ सिर्फ कोर में हैं और कुछ सिर्फ इलेक्टिव में हैं। तो ये पढ़ाते समय तो हम आपको पूरी तरीके से क्लियर कर ही देते हैं। तो आज हमने जैसे बताया कि हम पढ़ा रहे हैं आरोह भाग 1, तो ये बुक हमारी 2 खंडों में विभक्त है, गद्य खंड और काव्य खंड। गद्य खंड के हम सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा चुके हैं। आज हम जो है काव्य खंड का जो अध्याय ले रहे हैं गज़ल, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे हैं। तो गज़ल का हम आपको बेसिक एक चीज़ बता दें कि गज़ल जो है वो किनसे अलग अलग शेरों से बनी होती। शेर आप सुनते हो ना, शायरी है ना, तो वो शेर और शायरी में जो एक शेर जो होता है 2 लाइन का या 3 लाइन का, तो वो अलग अलग शेरों से बनी होती है, और एक शेर का दूसरे से कोई संबंध नहीं होता है। एक शेर अपने आप में स्वतंत्र होता है, बस ये है कि 4-5 शेरों को लेकर एक साथ आपस में गुथ दिया जाता है। तो ये होती है गज़ल। तो ये तो हमने आपको जब हम चैप्टर पढ़ा रहे थे तब भी हमने बताया था। तो इस चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन हमारा हो चुका है। आज हम कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आपके हम टोटल सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप पहला प्रश्न, कवि उम्र भर के लिए पलायन क्यों करना चाहता है। अब देखिए, हमने आपको बताया ना कि अलग अलग शेर हैं, तो हर एक शेर अपने आप में अलग अलग अर्थ लिए हुआ है, एक दूसरे से संबंधित नहीं है। यानी कि जैसे कविताओं में प्रवाह होता है, इसमें वो प्रवाह नहीं होता है। तो क्यों वो पलायन करना चाहते हैं उम्र भर के लिए। कवि कहता है कि देश में राजनीतिक नेताओं ने वादा किया था कि ये हर घर को चिराग अर्थात सुख सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, किंतु आज समग्र शहर में चिराग उपलब्ध ही नहीं है। देश में कई संस्थाएं हैं, पर ये ईमानदारी पूर्वक जन कल्याण के लिए काम नहीं करती। कवि उन्हें दरख्त अथवा वृक्ष की संज्ञा देता है और कहता है कि हर वृक्ष छांव के बजाय धूप बरसा रहा है। अतः कवि के मन में निराशा होती है और उसके मन में ऐसा स्थान छोड़ने की इच्छा होती है। कवि इन सभी कुटिल व्यवस्थाओं से दूर रह के अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है। तो जैसा कि उन्होंने अपने हर एक शेर में बताया कि जब राजनीति में क्या होता है, जब चुनाव शुरू होते हैं तो भाई जो नेता आते हैं वो एक से एक वादे करते हैं कि हम आपको ये सुविधा देंगे, वो सुविधा देंगे, वो सुविधा देंगे। तो वो वादे करते हैं कि हम बहुत सारे, वो सुविधाएं क्या हैं, वो चिराग हैं, चिराग जो बोलते जाते हैं उनके लिए। लेकिन जब चुनाव खत्म हो गया, जीत गए, तो उसके बाद भाई आप हर एक घर में हर एक सुविधा दे रहे थे, यहाँ तो वो सुविधा मेन पूरी तरीके से गायब हो गई। फिर उसके बाद दूसरे शेर में उन्होंने क्या बताया कि ऐसी बहुत सारी संस्थाएं होती हैं जो डोमेस्टिक हेल्प प्रदान करती हैं, यानी कि आपको बहुत सारी सुविधाएं देती हैं, हेल्प देती हैं। लेकिन उन संस्थाओं को उन्होंने क्या बोला है, दरख्त बोला। यानी कि जैसे हमें अगर कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, तो हम क्या है उस संस्था के पास जाते हैं। लेकिन आजकल के राजतंत्र में क्या चीज़ हो रही है कि हम अगर अपनी तकलीफ लेकर उसके पास जा रहे हैं, उस संस्था के पास जा रहे हैं, तो वो संस्था हमारी हेल्प करने की बजाय हमारा ही शोषण कर देती है। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि ये दरख्त जो हैं, इनकी छांव में भी छांव नहीं लगती, धूप लगती है। अर्थात वो संस्थाएं हमारी हेल्प करने की बजाय उल्टा हम ही को और परेशान करती है, हम ही से पैसे ऐंठ लेती है और 50 परेशानियां हो जाती हैं। तो ये जिस समय दुष्यंत कुमार जी रहे होंगे, उस समय जो भी ये शासन चल रहा होगा, उसके बारे में उन्होंने ये बात करी है।
तो इस तरीके से वो इस पूरे माहौल से पूरी तरीके से नाखुश हैं और इस माहौल से निकलकर वो यहाँ से चले जाना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने यहाँ पर क्या बोला है कि जो है मैं उम्र भर के लिए इस जगह से पलायन करना चाहता हूँ। प्रश्न संख्या 2 है, दरख्तों का साया और धूप किसके प्रतीक है? तो जैसे कि अभी हमने बताया, दरख्तों के साया जो है वो क्या है, उन संस्थाओं के प्रतीक हैं जो हमारी मदद करने के लिए खड़ी की जाती हैं। लेकिन अब वो संस्थाएं क्या हैं, वो हमें तकलीफ दे रही हैं, इसलिए वो क्या है, धूप है। वो हमारी मदद नहीं करती, उल्टा हमारी परेशानियों को बढ़ाती हैं। दरख्तों का साया का अर्थ है जन कल्याण की संस्थाओं द्वारा प्रदत्त सेवाएं, अर्थात वो संस्थाएं जो हमारी हेल्प के लिए रखी जाती हैं। धूप का अर्थ है कष्ट। अब यानी कि अब वो जो संस्थाएं हमारे लिए रखी गई हैं वो क्या हैं, वो हमें कष्ट प्रदान कर रही हैं। कवि कहना चाहता है कि भारत की संस्थाएं, भारत की शासन व्यवस्था सुख की बजाय दुख अथवा कष्ट बढ़ाने वाली हैं। यानी कि भाई लोगों को क्या है, जो संस्थाएं दी गई हैं भारत सरकार द्वारा, ये हमें क्या है, हमें हेल्प करनी चाहिए, हमें सुख देना चाहिए, हमारे तकलीफ़ों को हरना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, वो हमारे और तकलीफ़ों को बढ़ा रही हैं, यानी कि हमको कष्ट दे रही हैं। यहाँ साये की बजाय धूप का साम्राज्य है, यानी कि हमको सुख नहीं प्रदान किया जाता, हमें क्या चारों तरफ कष्ट और तकलीफ़ ही होती है। इन कल्याणकारी संस्थाओं एवं सरकारी तंत्र के कारण लोगों को राहत मिलने की जगह उनका कष्ट और ही बढ़ता है। तो ये जन कल्याणकारी जो संस्थाएं होती हैं, ये हमारी तकलीफों को हरती नहीं बल्कि बढ़ा देती हैं। प्रश्न संख्या 3 है, कमीज ना होने पर लोग पांवों से पेट क्यों ढक लेते हैं? यहाँ पर दिया है ना कि भाई शरीर को ढकने के लिए कमीज नहीं है, तो ढकने के लिए क्या करते हैं, पैरों को फोल्ड करके इस तरीके से ढक लेते हैं। तो ये इसका क्या तात्पर्य है और क्या आश्रय है, ये दोनों चीजें आपको यहाँ बतानी है। यहाँ के लोग इतने दीनहीन और यथास्थितिवादी हो चुके हैं कि वे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करते हैं। वे हर अभाव को चुपचाप सह लेते हैं। वे अपने में सिकुड़ कर जैसे तैसे जीने को ही अपनी नियति बना लेते हैं। इसमें संघर्ष करने की इच्छा मर चुकी है। जैसा जो है उसी में संतोष करते हैं और कुछ नहीं भी तो भी खाली पेट ही संतोष करके सो जाते हैं। अब इसका पहले तो हम तात्पर्य समझेंगे। ये जो दिया है ना, कमीज ना होने पर लोग पांवों से पेट भर लेते हैं, तो इसका जो तात्पर्य दिया गया है कि आपने कभी ये जो है सड़कों के किनारे पड़े गरीब लोगों को देखा होगा, वो बहुत अभाव में अपना जीवन जीते हैं। अब गर्मी में तो जैसे तैसे समय गुजर जाता है, बरसात होती है या ठंड का समय होता है तो उस समय उनको ठंड लगती है। अब पहनने के लिए उनके पास कपड़े नहीं, तो उस कंडीशन में अपने शरीर को गर्म करने के लिए वो अपने पैरों को ही सिकोड़ कर अपने पास ऐसे कर लेते हैं ताकि उनके शरीर में गर्माहट बनी रहे। अर्थात उनके पास जो है वो उसी से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। तो ये तो तात्पर्य हुआ, ठीक है। उनके पास शर्ट नहीं है ताकि वो अच्छे से ओढ़ लें और अपने शरीर को ढक लें और बचा सकें, ऐसा नहीं है, तो इसलिए वो पैरों को सिकुड़ कर करते हैं। लेकिन इस वाक्य के माध्यम से कवि हमको बताना क्या जा रहे हैं, क्योंकि ये पूरी जो गजल है वो प्रतीकात्मक तौर पर रखी गई है, यानी हर एक प्रतीक बताया गया और उसके पीछे कुछ और ही आश्रय रखा गया। जैसे दरख्त हैं, दरख्त तक साए में जन कल्याण संस्थाएं थी, धूप था तो कष्ट था, तो हर चीज के पीछे प्रतीकात्मक तौर पर कुछ ना कुछ रखा गया है। अब यहाँ पर कमीज जो है और वो किसका प्रतीक है, पाँव से ओढ़ लेना किसका प्रतीक है, अर्थात ये है कि यहाँ पर बताया गया है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था में हैं वो अपनी स्थिति से जो है, जैसी स्थिति है वो उसी में गुजारा करने के लिए आदी हो चुके हैं। उनके पास उनको जो मिल रहा है ठीक है, नहीं मिल रहा है तो वो उसे अपनी किस्मत मान लेते हैं और मानकर वो उसी में अपना जीवन का गुजारा करते रहते हैं। अगर उनके पास खाना एक वक्त को है तो वो एक वक्त खा के एक वक्त भूखे पेट रहने को भी तैयार है, लेकिन अपनी इन परिस्थितियों के लिए संघर्ष करने को तैयार नहीं है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ है, ठंड के समय क्या होता है, ठंड के समय ये होता है ना कि बहुत सारे लंगर, बहुत सारे ऐसे हैं, अलाव जलाए जाते हैं, रैन बसेरा बनाए जाते हैं, होता है कि नहीं होता है।
अब अगर सरकार ये सारी चीजें नहीं करे तो लोगों को ठंड को झेलना पड़ेगा ना। तो अब जैसे नहीं होगा तो लोग आवाज उठाते हैं कि भाई इतनी ठंड है, गरीबों को रहने के लिए जगह होनी चाहिए, प्रोटेस्ट करते हैं, आवाज उठाते हैं। लेकिन लोगों के अंदर अब क्या है, वो संघर्ष करने की इच्छा या आप बोल लीजिए शक्ति, सभी कुछ समाप्त हो चुकी है। उनको जो मिल रहा है वो उसी में अपने आप को संतुष्ट करने की कोशिश करने लगे हैं। यानी कि इस शासन व्यवस्था से अब उन्हें कोई उम्मीद नहीं रहेगी कि अगर हम संघर्ष करें भी तो भी हमें कुछ प्राप्त होगा। उन्हें इस चीज की उम्मीद नहीं है, इसीलिए वो किसी तरह के संघर्ष को करना नहीं चाहते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, कवि आस्तिक लोगों के विचार से खुश क्यों नहीं है? आस्तिक मतलब जो ईश्वर में आस्था रखते हैं। अब कवि क्यों इन सारी चीजों से खुश नहीं है? कवि आस्तिक लोगों पर कटाक्ष करते हुए कहता है कि भारत के लोग ईश्वरवादी हैं, आस्तिक हैं, उन्होंने भगवान को नहीं देखा फिर भी ईश्वर पर विश्वास करते हैं, उनके नाम पर सारे कष्ट सहन कर लेते हैं। वे ये सोचकर संतुष्ट हो जाते हैं कि उनका सुख दुख ईश्वर के हाथ में है। यही सोचकर वे व्यवस्था तथा कठिनाइयों के विरुद्ध कोई आवाज नहीं उठाते। कवि वास्तव में लोगों के ईश्वर के प्रति इसी दृष्टिकोण के कारण खुश नहीं है। अब दुष्यंत कुमार जी का मानना यह है कि भाई ईश्वर हमें शक्ति प्रदान करते हैं, ठीक है, शक्ति प्रदान करते हैं कि हमें जो हमारी परिस्थितियां हैं उनका तो हमें सामना करना है, लेकिन हमारे साथ जो गलत हो रहा है इसके लिए हमें आवाज उठाना भी है। लेकिन ये चीज हमारे दुष्यंत कुमार जी का मानना है, ठीक है, और एक्चुअल में ऐसे होता है। जो पूजा अर्चना है, जो ईश्वर पे आस्था है, वो हमें शक्ति ही प्रदान करती है कि हमको अपने कर्म क्षेत्र में कार्यशील रहना है, इसके लिए देती। लेकिन जो अब वो ये देख रहे हैं कि भारतवासियों ने इस आस्था, जो आस्तिक लोग हैं, उन्होंने सिर्फ इसके एक पहलू को ही समझा। एक पहलू को क्या समझा कि भाई हमारा ईश्वर है, उसने हमारी किस्मत में जो कुछ लिखा है हम उसी को मानेंगे। उन्होंने दूसरे पक्ष को समझा ही नहीं। इस चीज से वो नाखुश है कि दूसरा पक्ष क्या था कि ईश्वर की आस्था में हमें शक्ति मिलती है अपनी परिस्थितियों से संघर्ष करने, और जो हमारा है उसे लड़कर लेने, और जो हमसे गलत कर रहा है उससे लड़ने की। तो यहाँ पर दुष्यंत कुमार जी आस्तिक व्यक्ति के इस स्वरूप से सरासर इंकार करते हैं, और उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है कि ईश्वर पे आस्था लगने वाले लोग, उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो उसे अपनी किस्मत मानकर चुपचाप सहन करते रहते हैं। ईश्वर है ये बात को वो कहते हैं, हाँ ईश्वर है, उनको देखा नहीं है, विश्वास करते हैं, लेकिन उसके सही स्वरूप, उसके सही कार्य को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। इसीलिए वो आस्तिक लोगों के इस विचारधारा से बिल्कुल भी जो है मेल नहीं रखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, आश्रय स्पष्ट करें। अब हमारे पास में यहाँ पर कुछ पंक्ति दी हैं, इसके पीछे वो क्या कहना चाहते। तेरा निजाम है सिलदे जुबां शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। अब इसके माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि जो प्रजातंत्र होता है उसका चौथा स्तंभ होता है आपका, जब हम अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है। अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंतर्गत जो ये आपके समाचार पत्र, मैगजीन, अंदर ये सभी जो रहता है आपका, सभी चीज़ें आती है। अब वही चीज़ है कि जो सरकार है, अगर शासन निरंकुश है तो वो अपने खिलाफ कभी भी कुछ नहीं सुनेगी। अब ये निरंकुश शासन हमारा क्या था, अंग्रेजों के शासन के समय में आ जाइए। अंग्रेजों का शासन निरंकुश शासन था, वो अपनी मर्जी के हिसाब से शासन करता था, उसके खिलाफ बोलने वाले लोगों पर कार्रवाई होती थी। इसके लिए उसने सबसे पहले प्रेस पर प्रतिबंध लगाया। प्रेस पर प्रतिबंध लगाने पर जो भी कवि या लेखक लिखते थे वो हमेशा जो है, अगर उन्होंने कुछ भी अंग्रेजी सरकार के खिलाफ लिख दिया तो तुरंत उन पर कार्रवाई हो जाती थी। ये हम कब की बात कर रहे हैं, जब अंग्रेज शासन था। तो ये उस समय होता था, आपको जितने भी प्रेस है इन सभी की पाबंदियां थी। तो इसी तरीके से कवि जो है और लेखक जो है वो दूसरे दूसरे नामों से लिखा करते थे। ये उस समय की बात मैं बता रही हूँ। अब आ जाइए आज के समय में, जब ये लिखा गया। अब जब ये लिखा गया, यानी कि ये शेर लिखा गया, तो उन्होंने बोला कि जो इस समय आजकल भारत सरकार जो है, जो कार्यतंत्र कर रही है वो गलत है, ठीक है। अब मैं तो इसका खिलाफ बोलूंगा।
अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके खिलाफ बोलने पर गलत है तो आप चाहें तो तेरा निजाम है सिलते जुबान, अगर आप चाहो तो मुझे मेरा मुंह बंद कर लो, क्योंकि ये जरूरी है कि आपका ये निरंकुश शासन चलता रहे, अर्थात ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए, अर्थात तुम्हारा शासन सही सुचारू ढंग से चले, इसके लिए ये जरूरी है कि तुम मेरी जबान को सिलवा दो, नहीं तो मैं तो तुम्हारे खिलाफ ऐसे ही बोलता रहूंगा। यानी इससे पहले के जो शेर उन्होंने बोले हैं उस तरीके से। उपयुक्त पंक्तियों का आश्रय इस प्रकार है। कवि शासकों से कहना चाहता है कि राज्य तुम्हारा है, शक्ति तुम्हारे हाथों में है, तुम चाहो तो अत्याचार के विरुद्ध लोगों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने वाले शायर की जुबान सिलवा सकते हो, अर्थात उसकी बोलती बंद कर सकते हो। यानी कि अगर कोई भी शायर या कोई भी कवि ऐसा है जो तुम्हारे खिलाफ बोल रहा है तो तुम चाहो तो उसकी जबान को सिलवा दो, ये तुम्हारे हक में है, तुम कर सकते हो। इन पंक्तियों का यही मतलब है। शायर के लिए यह सावधानी रखना आवश्यक है कि वह शासन की इस मंशा तथा क्रूर इरादे में सतर्क रहे। यानी कि कोई भी अगर सरकार के खिलाफ बोल रहा है तो उसे ये बोलते समय थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए। लोगों को सजग रखने तथा शोषण के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए प्रेरित करने का अपना कर्तव्य उसे सावधानी के साथ पूरा करना है। यानी कि जो मेरा कर्तव्य है कि मैं सरकार के खिलाफ लोगों को प्रेरित करूं और जो है उनको संघर्ष करने के लिए करूं, तो मैं तो अपना काम करता रहूंगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रशासन के लिए खतरा है तो आप चाहो तो मेरी जबान सिलवा कर सकते हो, अर्थात आप मेरे पर कार्यवाही कर सकते हो। प्रश्न संख्या 6 है, दुष्यंत के इस गजल का मिजाज बदलाव के पक्ष में है, इस कथन पर विचार करिए। बदलाव के पक्ष में क्यों है? क्योंकि जो एक विचारधारा चल रही है, सरकार जिस तरीके से काम कर रही है उससे वो नाखुश हैं, क्योंकि वो खुद ही नहीं, वो सभी को देख रहे, सभी जनता इस चीज से परेशान है, इसलिए वो उसके खिलाफ बोलकर बदलाव की गुहार कर रहे हैं कि भाई बदलाव लाना चाहिए, जो आपके काम करने का जो तरीका है वो सही नहीं है। दुष्यंत की गजल परिवर्तन का संकेत देती है। कवि देश की जड़ता तथा नागरिकों की गरीबी और शोषण को देखकर व्याकुल हो उठा है। उसने ये देखा है कि भाई जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है, वो तकलीफ दे रही हैं, इसलिए वो क्या कहता है, वो परेशान हो गया, इसलिए उसने इस चीज लिखी। वह लोगों की संतोष वृत्ति और भाग्यवाद को इसका परिणाम मानता है कि मतलब जो लोग ये सोचते हैं कि हाँ मुझे जो मिल रहा है ठीक है, मैं उसमें संतुष्ट हूं, वो पूरी तरीके से इस चीज के खिलाफ है। लोग अपनी अकर्मठता को ईश्वर की मर्जी मानकर सही सिद्ध करना चाहते हैं। अकर्मठता यानी कि हम मेरा जो कर्म है मैं वो कर्म ना करके मैं बोलूं कि भाई मेरे को ये नहीं मिला, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। अब इसके लिए क्या चीज होती है, भाई देखिए हमारे पास हाथ पैर है, भगवान ने दिए हैं, हमें कर्म करना है, बुद्धि दी है, सोचना है कि हम कौन सा काम करें और किस तरीके से करें। जब हम कर्म करेंगे तो हम अपना पेट भरेंगे। अब मान लीजिए हम चुपचाप बैठे हुए हैं सड़क के किनारे, हाँ हमें खाना मिल जाए, कोई आकर हमें दे 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 दे, और जब हमें खाना ना मिले तो हम बोलें ये सरकार अच्छी नहीं है, ये हमें खाना नहीं देती है। तो यहाँ पर जो लोग अकर्मठ हैं वो भगवान को या सरकार को दोषी ठहराते हैं, ये गलत है। जो लोग अकर्मठता को ईश्वर की मर्जी मानकर सही सिद्ध करना चाहते हैं, कवि इनसे सहमत नहीं है। वह मानता है कि शासकों की गलत नीतियां और मनमानी भी देश की विपन्नता का कारण है। आखिर देश हमारा इतना गरीब है, विपन्न है, तो उसमें कई चीज़ों का कारण है। एक तो सबसे बड़ा कारण ये है कि भाई लोग जो हैं वो अपने कर्मशील नहीं हैं, वो अपने भाग्य के भरोसे बैठे हैं। और दूसरी चीज़ जो है सरकार की जो नीतियां हैं, जो तरीके हैं, जो फैसले हैं, वो हमारे देश को आगे लेकर नहीं जा रही हैं। तो इस तरीके से वो क्या चाहते हैं, वो कहते हैं ना कि हम अगर बुराई को सामने लेकर आते हैं, किसी की बुराई, तो वो व्यक्ति अपनी बुराई को खत्म करने की कोशिश करता है। तो दुष्यंत कुमार जी ने भी यही किया, अपनी गजल के माध्यम से लोगों के और सत्ता की बुराइयों को सामने लाया और कोशिश किया कि सत्ता और लोग अपने अंदर की उन बुराइयों को हटाकर बदलाव लेकर आए। इसीलिए क्या कहा गया, इनकी गजल जो है वो परिवर्तन का संकेत देती है, अर्थात लोग अब उसमें अपनी कार्यशक्ति है, सरकार अपनी नीतियां हैं, इनमें बदलाव करेगी।
शासन क्रूर है, कठोर है और विरोध करने पर लोगों को दंडित करता है। परंतु कवि का मानना है कि उपयुक्त स्थिति में लोगों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने का कर्तव्य शायर का ही होता है। देश हित में जान भी चली जाए तो वह पीछे हटना नहीं चाहता। कवि देश और समाज में बदलाव का संदेश इस गजल में दे रहा है। तो अब यहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि भाई शासन जो है, कोई भी शासन आता है, कोई शासन अच्छा होता है, कोई बुरा होता है। तो यहाँ पर अभी जो हमारे शायर के समय में जो शासन है वो क्रूर है, वो अगर उसके खिलाफ बोलो तो वो दंड देता है। तो उन्होंने बोला कि अगर ये शासन इतना खराब है तो हमें इसके विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए ना, हमें संघर्ष करना चाहिए। तो जब अगर हम चुपचाप हर एक चीज को सहन करते रहेंगे तो भाई शासन तो ये समझेगा कि सब ठीक चल रहा है। जब विद्रोह होगा, संघर्ष होगा तो उसे समझ में आएगा कि हाँ, कहीं कोई चीज गलत है जिसे सही किया जा सकता है। तो वही चीज कह रहे हैं कि मेरा काम तो है कि मैं इस गजल के माध्यम से लोगों को संघर्ष करने के लिए प्रेरित कर रहा हूं। अगर शासन को ये लगता है कि मैं गलत कर रहा हूं तो वो मुझे पूरी तरीके से दंड देने के लिए स्वतंत्र है। प्रश्न संख्या 7 है, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए का क्या तात्पर्य है। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, यानी कि जब चुनाव होने वाला होता है तब राजनीति जितनी भी राजनीतिक दल होते हैं वो आते हैं, बहुत बड़े बड़े भाषण देते हैं और बताते हैं कि भाई हम हर घर में हर एक सुविधा को उपलब्ध कराएंगे, हम ऐसा भारत चाहते हैं, हम ऐसा है, ये सारी चीज़ें बातें करते हैं और ये वादे करके जाते हैं कि हम हर एक घर को हर एक सुविधा प्रदान कराएंगे। लेकिन जैसे ही खत्म हुआ तो क्या हुआ, एक भी चिराग नहीं। भाई हर एक घर के लिए आप अलग अलग चिराग दे रहे थे, मतलब हर एक घर के लिए आप अलग अलग सुविधाएं दे रहे थे, लेकिन अब तो इतने सारे घरों के लिए भी एक सुविधा भी नहीं है, अर्थात इतने सारे घरों में एक चिराग नहीं, अर्थात एक घर, इतने सारे घरों के लिए भी एक सुविधा भी नहीं है। कवि यहाँ स्वतंत्रता मिलने से पूर्व भारत के लोगों की आकांक्षाओं का वर्णन कर रहे हैं कि जब स्वतंत्रता नहीं मिली थी तब की बात। लोग देश की स्वाधीनता के लिए संघर्ष कर रहे थे। वे सोच रहे थे कि जब भारत में अपना राज्य हो जाएगा तो प्रत्येक घर में दीपक चलेंगे, यानी कि हर एक घर को बहुत कुछ, हर एक सुविधा, हमारा अपना घर होगा, किसी तरह का अत्याचार नहीं होगा, डर नहीं होगा, ऐसी सारी चीजें सब सोच रहे थे। हर घर रोशनी से जगमगा उठेगा, अर्थात आजाद भारत में प्रत्येक नागरिक शोषण से मुक्त होगा। ये सभी लोग आजादी से पहले सोच रहे थे और सुख शांति तथा संपन्नता का जीवन रहेगा। लोगों को इस बात का पूरा विश्वास था, परंतु कुटिल और स्वार्थी राजनीतिज्ञों के कारण देश शोषण, गरीबी और आर्थिक बदहाली से त्रस्त हो गया। अब क्या हुआ, देश को आजाद करने से पहले, यानी जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तो लोगों ने ऐसे ही देश की परिकल्पना की थी कि भाई ऐसा देश होगा जहां सब कुछ हमारे मन के हिसाब से होगा, हमें सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, बहुत अच्छा माहौल होगा, सब कुछ होगा। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो कुछ ऐसे कुटिल राजनीतिज्ञों के हाथ में चला गया कि उन्होंने हमारे देश को वो शोषण किया और ज़्यादा जो है उसे विपन्न बना दिया, लोगों की स्थितियाँ और ज़्यादा बिगड़ती चली गई। तो इसी पर उन्होंने ये कटाक्ष किया है। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित पंक्तियों में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। हमारे पास पंक्ति है, इसके पीछे का भाव क्या है हमको ये बताना है। तो क्या है, जहां दरख्तों के साए में धूप लगती है। अब यहाँ पर दरख्त जो है वो क्या है, वो संस्थाएं हैं जो हमें सुविधा प्रदान करने के लिए खड़ी की जाती हैं। जैसे मान लीजिए पुलिस स्टेशन है, तो वो क्या, हमारे साथ अगर कुछ गलत होता है तो हम हेल्प लेने के लिए क्या जाएंगे, पुलिस स्टेशन पे जाएंगे ना। अब पुलिस स्टेशन में अगर हम जाएं, वहां हमें हेल्प नहीं मिले, उल्टा हमें और परेशान किया जाए, तो क्या होगा, वहां पर हमको कष्ट होगा, अर्थात हमको धूप लगेगी। तो वही चीज बताया, दरख्त अर्थात वो संस्थाएं जो हमारी मदद करने के लिए, हमको सुविधा प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा जो संस्थाएं बनाई गई थी, वो हमारे कष्टों को तो दूर नहीं करती बल्कि उल्टा हमारा शोषण करना शुरू कर देती हैं। अर्थात उन संस्थाओं के अंडर जो है हमें और ज्यादा कष्ट प्राप्त होते हैं। दरख्त विशाल वृक्ष को कहते हैं, उनकी छाया घनी और शीतल होती है तथा धूप से रक्षा करती है। अब देखिए, आप किसी भी घने वृक्ष के नीचे चले जाओ ना तो आपको छांव लगेगी ना, वो चीज। परंतु दरख्तों की छाया में भी धूप लगने का निहितार्थ भिन्न है। दरख्त भारत के भ्रष्ट और अकुशल राजनेताओं की ओर इंगित करता है।
जिन भारतीय शासकों और राजनेताओं ने लोगों को सुख सुविधाओं के विकास की आशा थी, वे अपने भ्रष्ट आचरण और अकुशलता के कारण लोगों के कष्टों को बढ़ा रहे हैं। कवि ने यह बात वृक्ष और छाया के प्रतीकों द्वारा कही है। यानी कि भारत सरकार में भाई ये था कि भाई स्वतंत्र हो जाएंगे जब हम, तो ऐसी बहुत सी संस्थाएं होंगी कि अगर हमें जो जो कष्ट होगा हम उनसे कहेंगे तो वो हमारे कष्टों को दूर करेंगी। भाई हमने अपने स्वराज में तो यही सोचा था, लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ, ऐसी संस्थाएं बनी, तो ये संस्थाएं क्या कर रही थी, वो खुद हमारा ही शोषण कर रही थी। या तो वो इतना कुशल नहीं थी, या उनके हाथ में इतना पावर नहीं था कि वो हमें मदद कर पाती, या वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, वो स्वार्थी थे, जो अपना ही स्वार्थ देखना चाहते थे। तो इस कारण से क्या हुआ कि जब हम उनके पास अपने कष्टों को लेकर जाएं तो वो कष्टों का निवारण ना कर पाएं, बल्कि उल्टा हमारे साथ ऐसा बिहेव करें कि उससे हमें और ज़्यादा परेशानी हो, और वो अपना ही फायदा, वो संस्थाएं अपना ही फायदा देखें। तो इसी चीज़ को उन्होंने दरख्तों और धूप के माध्यम से समझाने की कोशिश करी है। प्रश्न संख्या 9, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए? इस पंक्ति में किन लोगों की ओर संकेत किया गया है? सफर का क्या आश्रय है? यहाँ पर उन लोगों की बात की जा रही है जो अपनी परिस्थितियों के साथ समझौता कर लेते हैं, अर्थात उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो अपनी अपनी किस्मत मानकर उसके साथ बैठ जाते हैं और किसी भी तरह का कोई संघर्ष नहीं करते हैं। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए? प्रस्तुत पंक्ति में शायर ने जिस सफ़र के बारे में बताया है वह देश के विकास तक पहुंचने का सफ़र है। यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हम उसकी कंडीशन अच्छी नहीं थी, भूखमरी थी, विपन्नता थी, चारों तरफ दरिद्रता थी। अब हमें ऐसा काम करना था कि हमारा देश प्रगति की तरफ बढ़े, ठीक है ना। हमने तो यही सोचा था कि ऐसा ही होगा। अब ये सफ़र जो उन्होंने बोला ना सफ़र, ये सफ़र क्या है? ये हमारा प्रगति का सफ़र है, उन्नति का सफ़र है, विकास का सफ़र है, उसके बारे में बात करें। आज़ादी के बाद भारत विकास की ओर चलना चाहता है, परंतु विकास की इस यात्रा के प्रतीक लगनशील और सामर्थ्यवान नहीं है। अब किसी भी देश को अगर आगे बढ़ाना है तो उसके लिए क्या होगा, आप मुझे बताओ, कौन उसके लिए काम करेगा? उसके लिए काम करेंगे उसमें रहने वाले लोगों द्वारा काम होगा, ठीक है, जो जनता है। जब मान लीजिए हम अपना काम पूरी निष्ठा से नहीं करेंगे तो क्या आप अच्छे से पढ़ पाओगे? आपको चीज़ें समझ में आएंगी? जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर नहीं लाओगे, जैसे तैसे पास हो जाओगे। फिर आगे चल के आप जिस भी पोस्ट पर बैठोगे आपका वहाँ ज्ञान अधूरा रहेगा, तो क्या आप उस पद के साथ पूरा जस्टिफिकेशन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो वही चीज़ है, हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है कि वो अपना काम जो है वो पूरी निष्ठा पूर्वक करे, पूरी लगन से करे, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। आप एक सोचो कि मैं एक टीचर हूँ, एक चपरासी भी होता है, वो भी देश की उन्नति में बहुत बड़ा हाथ होता है उसका। किसी का काम गलत नहीं, किसी का काम बुरा नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है। सड़क पर झाड़ू लगाने वाला जो स्वीपर होता है वो भी देश की प्रगति में बहुत बड़ा हाथ देता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी देश है अगर उसको हम प्रगति में आगे ले जाना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि उसमें जितने लोग हैं वो अपने पूरे प्रयत्न के साथ काम करें। तो वही चीज़ बताएं कि परंतु विकास की इस यात्रा में जितने भी पथिक यात्री, जितने भी लोग हैं वो पूरी लगन के साथ अपने काम को नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो उसे अपना भाग्य मानकर बैठ जाते हैं। देश का विकास और नवनिर्माण देशवासियों की कर्मठता, परिश्रम और लगन से ही होगा, परंतु भारतीय जन अकर्मठ, आलसी तथा भाग्यवादी हैं। वे अपनी गरीबी तथा देश के पिछड़ने को अपना भाग्य मानकर चुप बैठ जाते हैं और देश के उत्थान के लिए प्रयास नहीं करते। ऐसे लोग इस विकास यात्रा के पथिक बनने के योग्य नहीं हैं। शायर को ये बात अत्यंत दुख देती है। यानी कि अगर आप यहाँ पर जितने भी देशवासी हैं वो अपने काम के प्रति सीरियस ही नहीं हैं, वो करना ही नहीं चाहते, तो हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा? तो इस पंक्ति में उन्हीं लोगों के ऊपर कटाक्ष किया गया है। प्रश्न संख्या 10 है, खुदा को आदमी का ख्वाब कहने का क्या आश्रय? अब उन्होंने एक लाइन में बोला है खुदा को आदमी का ख्वाब। अब ये ऐसा क्यों उन्होंने बोला, क्या चीज़ बोली? ये उन्होंने इस माध्यम से बोला कि जो है ईश्वर जो है की कल्पना जो है आदमी ने ही की है, एक्चुअल में ईश्वर कहीं नहीं है।
इसकी कल्पना किसके द्वारा हुई? मनुष्य के जहन से हुई। मनुष्य ने अपने दिलो दिमाग से एक ईश्वर को क्रिएट किया, ये उनका मानना है। क्या है? शायर मानता है कि ईश्वर की कल्पना आदमी ने ही की है। पाश्चात्य विचारक और समाजशास्त्री भी लोक के अनुसार वह मानता है कि ईश्वर मनुष्य की कल्पना की उपज है। ये सिर्फ उसने इसलिए नहीं बोली कि उसकी अपनी ये सोच है, उसने ये चीज बोली कि जो पाश्चात्य विचारक रहे, पाश्चात्य यानी कि पश्चिमी देशों के जो विचारक रहे, जो समाजशास्त्री रहे, उन्होंने ये माना कि ईश्वर को ईश्वर बनाने वाला खुद मनुष्य का जहन है, यानी कि उसका दिमाग है। भाई कोई व्यक्ति अगर कुछ अच्छा कर रहा है तो उसको उन्होंने ईश्वर की संज्ञा दे दी, ऐसा मानना उन विचारकों का है। यह कल्पना एक हसीन नजारे की तरह है, यानी कि हम जब बहुत अच्छा एक नज़ारा देखते हैं उसकी तरह, जिससे आदमी को सुख मिलता है। आदमी अपनी सफलता असफलता का श्रेय ईश्वर को देकर जिम्मेदारी से बच जाता है। अब मान लीजिए कोई चीज़ अगर हमसे गलत हुई या हमें नहीं मिली, तुम कहेंगे ईश्वर की मर्जी थी हमें नहीं मिली। अरे कोई चीज़ नहीं मिली तो या तो आपने कोशिश नहीं करी या आपने एफर्ट्स नहीं डाले। जो चीज़ें हैं ये इसका श्रेय मिलना ना मिलना ये हमारे ऊपर होना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी वो ईश्वर को दे देता है कि ईश्वर ने। तो ये जो है ना एक हसीन ख्वाब की तरह है जहां पर हम किसी भी जिम्मेदारी से बच जाते हैं। अपनी गरीबी और शोषण को ईश्वर की मर्जी कहकर अपने निकम्मेपन को छिपा लेता है। किसी अज्ञात शक्ति से भय तथा उपकृत होने की भावना ही ईश्वर को उसके मन में जन्म देती है। इस तरह ईश्वर मनुष्य की एक सुंदर कल्पना है, यानी कि ईश्वर अपने अच्छे कामों का श्रेय हो, बुरे कामों का श्रेय हो, उसकी सफलता का श्रेय हो, उसकी असफलता का श्रेय हो, यानी कि एक तरीके से अपनी अकर्मठता का श्रेय हो, वो सभी कुछ किस पे दे देता है? ईश्वर पर दे देता है। तो इसलिए उसने जो ईश्वर की कल्पना करी है ये बहुत खूबसूरत कल्पना है और ये अपनी सहजता के लिए उसने करी है। प्रश्न संख्या 11, गजल की क्या विशेषताएं? अब ये जो गजल हमारे सामने दुष्यंत कुमार जी ने प्रस्तुत करी है इसकी क्या विशेषता है आपको ये बतानी है। तो देखिए क्या है, गजल को हिंदी में लाने का श्रेय दुष्यंत कुमार को जाता है। ध्यान रखिए गजल जो भी पहले लिखी जाती थी वो उर्दू या फारसी में लिखी जाती थी, क्योंकि गजल जो है वो हिंदी साहित्य का नहीं है, ये उर्दू फारसी का लिया गया है। तो इसलिए इसको हिंदी में लिखना ये इसका श्रेय पूरी तरीके से दुष्यंत कुमार को गया है। गजल एक ऐसी काव्य विधा है जिसमें सभी शेर अपने आप में पूर्ण तथा एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, यानी कि ये दोनों सब एक दूसरे से बस जो है बंधे नहीं होते। एक शेर है अगर तो वो अपने आप में अपना एक संपूर्ण अर्थ रख रहा है, दूसरा अपने में रख रहा है, एक दूसरे से बंधे भी नहीं है, और दो लाइनों में जो शेर कहा जा रहा है वो अपने आप में ही पूर्ण हो जाता है। उसमें किसी प्रकार का कोई क्रम भी नहीं होता, कोई भी आगे पीछे कर दो किसी भी क्रम से वो गाए जा सकते हैं। इन शेरों को मिलाकर एक रचना गजल का रूप देने के लिए दो बातों का ध्यान रखा जाता है। इन शेरों को जब हम आपस में मिलाते हैं और गजल का रूप देते हैं तो दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है। वो क्या है? गजल में पहले शेर की दोनों पंक्तियों को तुक मिलाती हैं, ठीक है। पहले तो ये देखना है कि दो जो पहले की पंक्तियां होती हैं वो आपस में तुक मिलना चाहिए। बाद में प्रत्येक शेर की दूसरी पंक्ति की तुक भी उसी प्रकार मिलती है। अब उसके बाद पहली जो पंक्तियां यानी कि पहला शेर जो है उसके दोनों पंक्तियों में तुक होना चाहिए, फिर अंदर के जो शेर होते हैं उसकी दूसरी, फिर दूसरे पंक्ति की दूसरी पंक्ति, दूसरे शेर की दूसरी पंक्ति, इनमें जो है आपस में तुक मिलने चाहिए। इस चीज का ध्यान रखा जाता है। जैसे यहाँ कहा गया, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहली दो पंक्ति में ये दोनों तुक मिले, ये आपने देखा। फिर उसके बाद आप दूसरे शेर पे आ जाइए, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। अब ये देखिए, इसके बाद ये सीधे यहाँ पर मिला आके ये तीन, यानी कि जो पहला हमारा जो शेर होता है उसकी दोनों लाइन के तुक मिलने चाहिए, और फिर उसके बाद हर शेर का दूसरी पंक्ति में तुक मिलना चाहिए। ये जो है मेन, ये दो चीजें ध्यान रखी जाती हैं जब हम स्वतंत्र शेरों को आपस में गजल के रूप में लेकर आते हैं। दूसरी बात यह है कि विषय वस्तु के स्तर पर मिजाज का ध्यान रखना,
ठीक है, जिस विषय पर वो गजल हो रही है उस पे ध्यान रखना होता है। गजल में शीर्षक देने का चलन नहीं होता है, यानी कि जैसे हम हर कविता लिखते हैं तो उसमें हम देते हैं ना, शीर्षक देते हैं। जैसे हमने कोई भी लिखी, वैसे मोस्टली क्या होती है, जो कविता लिखी गई उसकी प्रथम पंक्ति ही उसकी जो है शीर्षक बन जाता है। अब जैसे घर की याद थी भवानी प्रसाद मिश्र की, तो हमने उसमें कविता में भी शीर्षक दिया। फिर उसके बाद था क्या, चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, इसके आगे भी है सबसे खतरनाक, है ना। फिर हे भूख मत मचल, है ना। तो इस तरीके से हर कविता का एक शीर्षक होता है, लेकिन गजल में कोई शीर्षक नहीं होता, उसको शीर्षक सिर्फ गजल ही कहा जाता है। प्रत्येक शेर अपने आप में स्वतंत्र होने के कारण उसका कोई केंद्रीय भाव नहीं होता। अब चूंकि जैसे कविता का हम केंद्रीय भाव निकाल सकते हैं कि इस पूरी कविता में हमको क्या कहा गया, लेकिन गजल में हम कोई केंद्रीय भाव नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि हर एक शेर अपने आप में स्वतंत्र है, ठीक है। एक शेर कुछ कह रहा है, दूसरा शेर कुछ कह रहा है, तीसरा शेर कुछ कह रहा है, इसलिए हम उसका केंद्रीय भाव नहीं निकाल पाते हैं, ये चीज होती है। तो ये हो गया गजल की विशेषताएं होती हैं। अब आ गए प्रश्न संख्या 12 पे, भाव स्पष्ट कीजिए। क्या है? वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। अब ये जो पूरी पंक्ति कही गई है, इसका आपको भाव बताना है कि इस पंक्ति के पीछे कवि हमारे कहना क्या चाहते हैं। अगर इसके शाब्दिक अर्थ पे जाएं तो वो बड़े इत्मीनान से हैं कि पत्थर कभी पिघलता नहीं, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि मेरी आवाज में असर होगा तो वो पत्थर पिघल भी जाएगा। ये शाब्दिक अर्थ है जो इसका लिखा है, वो शब्द। लेकिन इसके पीछे हमारे जो शायर हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? शायर ने यहाँ पहली पंक्ति में लोगों के इस विचार को प्रकट किया है कि व्यवस्था अत्यंत कठोर और क्रूर होती है, उसमें परिवर्तन नहीं हुआ करता। अर्थात जो उन्होंने बोला वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, एक्चुअल में पत्थर कभी नहीं पिघलता। जब तक वो जो है लावे में नहीं आता तब तक वो पत्थर पिघलता नहीं। यही होता है ना, हम सभी ये जानते हैं कि पत्थर किसी भी कंडीशन में पिघलता नहीं है। तो यहां पर पत्थर किसका प्रतीक हो गया? सरकार का, यानी कि जो शासन व्यवस्था है उसका। तो लोग ऐसे बहुत से हैं जो ये मानते हैं कि भाई शासन व्यवस्था जो है वो बहुत क्रूर है, वो लोगों की नहीं सुनती, हम चाहे कुछ भी कर लें वो अपने मन की ही करेगी, वो किसी की नहीं सुनेगी। ये अब पहली पंक्ति का अर्थ हो गया। व्यवस्था में परिवर्तन होगा ऐसा सोचना पत्थर से सिर टकराना है। अगर हम ये सोचें कि भाई ये जो क्रूर व्यवस्था है इसमें बदलाव होगा, तो ऐसा सोचना पत्थर से सिर टकराने के बराबर है। सिर फूट जाएगा लेकिन पत्थर नहीं टूटेगा। इसी विश्वास के कारण लोग गरीबी और शोषण के विरुद्ध खड़े नहीं होते। यानी कि अगर हम ये सोचें कि भाई ठीक है कुछ बदलाव होगा तो चलो हम थोड़ी सी मेहनत करें, लेकिन जब हम ये मान के बैठ जाएं कि कुछ बदलाव हो ही नहीं सकता, तो उस कंडीशन में क्या होगा? हम चुपचाप बैठ जाएंगे कि भाई हमको कुछ करना ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। परंतु शायर का कर्तव्य होता है कि वह लोगों को निहित स्वार्थ तथा दोषपूर्ण व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा दे। तो वही दूसरी जो लाइन है, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए, अर्थात मैं एक शायर हूं, मैं इस व्यवस्था से खुश नहीं हूं और मेरा ये कर्तव्य है कि मैं लोगों के अंदर वो जज्बा जगाऊं कि लोग इसके खिलाफ संघर्ष करें। अर्थात मैं उस वक्त का इंतजार कर रहा हूं कि जब लोग मेरी बातों से प्रेरित होकर इस निरंकुश शासन के खिलाफ आवाज उठाएंगे। यह बताएं शोषण के विरुद्ध आवाज उठाओ मेरे देशवासियों, तुम्हारी मजबूत सम्मिलित आवाज बहरे शासकों को अवश्य सुनाई देगी। अर्थात शायर हमारी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि तुम लोग उठो, आवाज लगाओ, ये जो बहरे शासक है उनको तुम्हारी आवाज जरूर सुनेंगे। भाई तुम अगर चुपचाप सहन करते रहोगे तो वो तो कुछ करेंगे नहीं, तुम्हें आवाज उठानी है, संघर्ष करना है। कवि आवाज का असर जानने के लिए बेकरार है, यानी कि मैं इतनी कोशिश तक कर रहा हूं, अगर कहीं कुछ संघर्ष होता है, कुछ असर पड़ता है, व्यवस्थाओं में बदलाव आता है, उस चीज का इंतजार हमारे शायर कर रहे हैं, क्योंकि उनका विश्वास है कि बुराई के विरुद्ध उठी आवाज निरर्थक नहीं होती है। इसी से मिलता जुलता भाव निम्नलिखित शेर में भी व्यक्त किया गया है। कौन सा शेर है? कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। यानी कि ये भी एक ऐसा ही शेर है कि अर्थात जो हमारे शायर ने कहने की कोशिश करी है
उसी से मिलता है। यानी कि कौन कहता है कि कोई काम मुमकिन नहीं है, तुम कोशिश करके तो देखो, हर काम मुमकिन है। यानी पत्थर में छेद करना तो नामुमकिन काम है। हम यही सोच के अगर बैठ जाएंगे, हम कर्म नहीं करेंगे तो कोई काम नहीं होगा। तो तुमको सिर्फ कोशिश करनी है, तुम पत्थर फेंक कर आसमान में भी सुराख कर सकते हो, अर्थात तुम नामुमकिन काम को भी मुमकिन कर सकते हो। बस तुम्हें जो है प्रयत्न करने की जरूरत है। प्रश्न संख्या 13 है, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। कवि ने यहाँ किस एहतियात का जिक्र किया है? उन्होंने क्यों बोला है? उन्होंने बोला ना, सिलदे जुबां मेरी, यानी कि सरकार के खिलाफ मैं आवाज उठा रहा हूं, ये मेरा काम है। अगर सरकार ये चाहती है कि उसकी जो शासन है वो बिना किसी विघ्न के चलती रहे, बिना किसी संघर्ष के चलती रहे, तो उसको पूरा हक है कि वो मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। क्योंकि मेरा जो काम है कि लोगों को जागरूक करना, आपकी गलत नीतियों के विरुद्ध मैं वो काम करता रहूंगा। आपको पूरा हक है कि आप जो है मेरी जुबान को सिला सकते हैं। बहर उर्दू कविता में छंद को कहते हैं, ठीक है, जो हम लोग छंद पढ़ते हैं ना उसी को बोलते हैं। शायर अपनी बात छंदों में ही व्यक्त करता है। शोषण भरी शासन व्यवस्था का विरोध शायर ही कर रहा है, यानी कि जो कुछ गलत हो रहा है उसका विरोध कर रहा है। वहीं लोगों को संघर्ष की प्रेरणा देता है, परंतु शासन व्यवस्था कठोर और निर्दयी होती है। वह शायर का दमन करती है, यानी कि जैसे मैंने बताया था ना कि अंग्रेजी शासन के में भी ये चीज़ थी कि भाई कवियों, लेखकों और शायरों के ऊपर भी प्रतिबंध था कि वो भारत सरकार के खिलाफ, यानी कि जो अंग्रेजी सरकार है उसके खिलाफ वो कुछ लिख नहीं सकते थे, लोगों को भड़का नहीं सकते थे। ऐसे लोगों पे तुरंत कार्रवाई हो जाया करती थी। तो वही चीज़ जब भारत स्वतंत्र हो गया तो उन्होंने बोला कि भाई आपकी शासन व्यवस्था अच्छी नहीं चल रही है भारत सरकार द्वारा, मैं तो इसके खिलाफ बोलूँगा। अगर आप ये चाहते हो कि मैं लोगों को संघर्ष के लिए ना उकसाऊं तो आप जो है मेरे विरुद्ध कार्रवाई करिए। वह शायर का दमन करती है और उसकी वाणी स्वातंत्र पर रोक लगा देती है। ऐसी अवस्था में शायर को सावधानी रखनी पड़ती है अपने कर्तव्य, यानी लोगों को जगाने और शोषण का विरोध करने में को सावधानी से पूरा करना होता है। यानी कि जो एक कवि और लेखक का काम होता है जनता को प्रोत्साहित करना, आगे बढ़ने के लिए सही गलत के बारे में बताना, वो जो काम होता है वो सावधानी पूर्वक वो करता है ताकि सरकार को इस चीज़ का इफेक्ट ना पड़े। अर्थात कवि को समाज में चेतना लाने का कार्य बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है। यानी कि सरकार के विरुद्ध वो जो कुछ भी बोल रहा है वो उसे पूरी सावधानी से करना है, क्योंकि अगर सरकार इसके तरी हो गई तो वो तुरंत ही तुरंत जो है हम पर कार्रवाई कर देगी और हम ये काम नहीं कर पाएंगे। प्रश्न संख्या 14 है, साये में धूप शीर्षक गजल का प्रतिपाद्य क्या है? ये आपको बताना है। दूसरा, साये में धूप शीर्षक गजल में शायर ने क्या संदेश दिया है? अब यहाँ गजल में जो एक शेर दिया गया है, दरख्तों के साये में भी धूप लगती है। अब इस के माध्यम से उन्होंने हमें क्या बताने की कोशिश करी है? एक तरीके से ये क्या चीज़ है पहले तो आपको ये बताना है, और किस किस के संदर्भ में बोली गई है ये भी आपको बताना है। साये में धूप दुष्यंत कुमार द्वारा रचित हिंदी गजल है। इस गजल का प्रतिपाद्य है व्यवस्था में परिवर्तन के लिए संघर्ष करना, यानी कि जो व्यवस्था चल रही है वो सही नहीं है और उसमें अब परिवर्तन की जरूरत है। बिना व्यवस्था को बदले लोगों को शोषण से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। अगर कोई चीज़ गलत है तो उसको सुधारना पड़ेगा, तभी तो वो सही और सुचारू ढंग से काम करेगी। अब जैसे घर में ही है, मान लीजिए आपका मिक्सर ग्राइंडर खराब हो जाता है, बहुत खड़खड़ 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 आवाज़ कर रही है और चीज़ों को अच्छा पीस भी नहीं रही, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? उसे मैकेनिक के पास लेके जाओगे, वो सही करेगा, तब आपके घर में वो अच्छे से चलेगा, आवाज़ नहीं करेगा और बढ़िया से मसाले को पीसेगा। तो उसी तरीके से भारत सरकार वो है। अब भारत सरकार अगर काम नहीं कर रही है और जैसे काम कर रही है हम चुप करके उसको देखे रहे तो क्या वो सुधरेगी? नहीं सुधरेगी। तो यहाँ पर हमारे शायर का क्या काम है कि वो बता रहा है कि आपकी ये संस्थाएं ठीक से काम नहीं कर रही हैं। ये चीज़ बता रही। दरख्त कौन थे? वो जो लोगों को सुविधा प्रदान करने वाली संस्थाएं हैं। वो बता रहे हैं कि उन संस्थाओं में हम जाते हैं लेकिन वहाँ हमारी मदद तो नहीं होती, उल्टा और हमारे कष्ट बढ़ जाते हैं। तो वही चीज़ उन्होंने बताई कि इसके लिए हर प्रकार के त्याग बलिदान के लिए तत्पर रहना चाहिए।
अर्थात वो काम है उसका कि यहाँ पर हम बताए सरकार को ये काम नहीं कर रही है, क्योंकि हम जब ये बताएंगे तो जाहिर सी बात है लोग इसको समझेंगे, इसके खिलाफ संघर्ष करेंगे और आंदोलन भी हो सकते हैं। तो यानी कि अब जब आंदोलन होंगे तो बहुत सारे बलिदान भी देने पड़ेंगे, तो लोगों को उसके लिए तैयार रहना चाहिए। ये चीज इस पूरे गजल में बताने के लिए, मतलब खुद प्रतिपाद का मतलब कि ये इस गजल के माध्यम से हमें प्रेरणा क्या दी जा रही, आपको बताया जा रहा है ये गलत है, और गलत के खिलाफ अगर आप आवाज उठाओगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी तकलीफ आपको भी होगी, तो उस तकलीफ के लिए आपको तैयार रहना, लेकिन उस तकलीफ के बाद जो आपको मिलेगा वो बहुत अच्छा होगा। भारतवासियों का सपना एक स्वतंत्र, सुखी, संपन्न और समतावादी भारत है। देश का कोई नागरिक शोषित, पीड़ित, भूखा और गरीब नहीं रहे। शासकीय उपेक्षा, भ्रष्टाचार और अकुशल तथा अदूरदर्शिता नेतृत्व ने भारत को इन आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया। यानी कि जो नेतृत्व हमारे स्वतंत्र भारत के बाद आया उसने इन सारी चीजों पर ध्यान ही नहीं दिया। कहा चिरागा मयस्सर नहीं शहर के लिए, तो इस बात से उन्होंने ये बताने की कोशिश करी है कि हमने जिस तरीके के भारत की संकल्पना की थी उसके बाद आने वाली भारत सरकार, यानी कि स्वतंत्रता के बाद आने वाली भारत सरकार ने उन सारी ही सपनों पर पानी फेर दिया। उस तरह का हमें अपना राज्य मिला ही नहीं। भारत की शासन व्यवस्था जनहितकारी नहीं है, इस व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। वे भारतीय शोषण और गरीबी को अपनी नियति मानकर सहन कर लेते हैं। वे भाग्य का नाम लेकर अपनी अकर्मठता छिपा लेते हैं। भगवान की मर्जी से ही सब होता है, यह विश्वास उनकी निकम्मा तथा कायर बना रहा है। तो उन्होंने बोला कि माना कि सरकार अगर अच्छे से काम नहीं कर रही है तो आपको उसके खिलाफ आवाज उठानी है, लेकिन भारतीय जनता क्या है, उसे अपना भाग्य मानकर चुपचाप बैठी है, वो उसमें अकर्मठता है, यानी कि वो खुद भी संघर्ष। भाई अगर आपको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है तो आप बोलोगे ना, चुपचाप तो नहीं उस चीज को सहते रहोगे। तो वही चीज उन्होंने बोला कि अगर आपको कोई चीज गलत लग रही है तो भारतीय जनता को उसके खिलाफ आवाज उठानी है, तभी उसको सही चीज से चीजें प्राप्त होंगी। तो अपनी अकर्मठता का दोष वो ईश्वर पर थोप देते हैं कि ये तो हमारे भाग्य में ही नहीं था। इस तरीके से वो कार्य करते रहते हैं। लोगों का विश्वास है कि शासन व्यवस्था, समाज व्यवस्था में परिवर्तन नहीं हो सकता। वो सोच रहे हैं कि जो व्यवस्था चल रही है जैसी है वैसी रहेगी, इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हो सकता है। वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता। इस पंक्ति के माध्यम से उन्होंने ये चीज बताई है, परंतु कभी ये इस विश्वास से सहमत नहीं है। वह लोगों को संघर्ष के लिए, अपनी गरीबी के विरुद्ध लड़ने के लिए आवाज उठाने की प्रेरणा शासन के दमन की परवाह ना करके देता रहना चाहता है। यानी कि वो लोगों को प्रेरणा दे रहा है कि अगर आपको ये चीज सही नहीं लग रही है तो आप आवाज उठाइए, संघर्ष करिए, आंदोलन करिए, और ये हमारा काम है, अर्थात शायर का काम है, और मैं ये करता रहूंगा। वह कहता है आपकी आवाज का असर अवश्य होगा। कवि संदेश देता है कि देश हित के लिए जीना मरना ही हमारा कर्तव्य। वो इस चीज के इत्मीनान में है कि अगर मैं कोशिश करता रहूंगा तो मेरी आवाज का असर एक ना एक दिन जरूर होगा, और लोग जो है इसके लिए संघर्ष करने के लिए उठेंगे। तो वो उस वक्त का मैं इंतजार कर रहा हूं। प्रश्न संख्या 15 है, शायर की जुबान सिलने का क्या आश्रय। शायर की जुबान सिलने का तात्पर्य तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जब हम सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो सरकार ऐसे लोगों का दमन करने के लिए पहले उठती है जो उसके खिलाफ बोल रही है, क्योंकि हम ऐसा शासन चाहते हैं कि हमारे खिलाफ कोई ना बोले, तो उसकी कोशिश हम करते हैं। शायर की जुबान सिलने का आशय यह है कि भ्रष्ट और अयोग्य शासक अपने विरुद्ध उठी प्रत्येक आवाज को निर्दयता से कुचल देते हैं। यानी कि अगर कोई एक ऐसा शासक है जो नहीं चाहता कि उसके खिलाफ जनता भड़के, वो जैसा शासन चला रहा है चलता रहे, चुपचाप उसको लोग सहते रहें, तो वो क्या करेगा, अगर उसके खिलाफ कहीं से भी कोई आवाज उठती है तो वो आएगा और उस आवाज, यानी कि जो भी वो व्यक्ति बोल रहा है, उसे हर तरीके से मिटा देने की कोशिश करता रहेगा। प्रश्न संख्या 16 है, शायर दुष्यंत कुमार को किस बात का क्षोभ है, यानी कि किस चीज से वो बहुत ज्यादा दुखित हैं। उनके दुखी होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि भारत की स्वाधीनता से पहले हमने जिस भारत की कल्पना की थी, स्वतंत्रता के बाद हमें वो भारत नहीं मिला। ठीक है, हमने जिस तरह की चीज चाही थी हमें वो नहीं मिला।
शायद दुष्यंत कुमार को शोभ इस बात का है कि उसने भारत के स्वाधीन होने पर प्रत्येक नागरिक की सुख संपन्नता का सपना देखा था। यानी कि हमने ये देखा था कि हमारा जब देश आज़ाद होगा तो हमें इस तरह का देश मिलेगा, ऐसा माहौल मिलेगा, ऐसा शासन व्यवस्था मिलेगी, लेकिन हमें नहीं मिली। परंतु भारत के आज़ाद होने के बाद उसके एक अंश की भी पूर्ति नहीं हुई है। पूरा देश शोषण और गरीबी झेल रहा है। यानी कि हमने सोचा था कि जो हमारे पास भुखमरी है, जो इतनी गरीबी है, ये सारी चीज़ें की समस्याएं हल हो जाएंगी, लेकिन आज़ाद होने के बाद वहाँ हमारे राजनीतिज्ञों ने तो अपने ही सुख और स्वार्थ के लिए कार्य किया। भारतीय जनता को तो जैसी थी वो वैसी रही और उसकी हालत और ज़्यादा बदतर होती चली गई। प्रश्न संख्या 17 है, दुष्यंत कुमार की गजलें परंपरागत गजल से किस प्रकार भिन्न हैं? अब परंपरागत गजलें, देखिए हमने अभी जो इससे पहले बताया कि दुष्यंत जी को ये श्रेय जाता है कि उन्होंने गजलों को हिंदी में लेकर आए। उससे पहले तो नहीं जाता था ना, अरबी फारसी में ही लिखी जाती थी गजलें। तो वही चीज उन्होंने बताया कि परंपरागत गजल से किस तरह अलग हुआ। गजल का अर्थ स्त्रियों से बातचीत करना है। क्या है? स्त्रियों से बातचीत करना। अतः गजल में प्रायः हुस्नो इश्क, हिज्ब विसाल, गुस्तो बुलबुल आदि का जिक्र होना ही गजल का असली रंग है। अतः देखिए, अब गजल क्यों पैदा हुई? गजल हुई कि स्त्रियों की सुंदरता को बताने के लिए, उनसे इश्क जताने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए जो है गज़लें हुआ करती थी। अब लेकिन यहाँ पर जो गज़ल हमने देखी, जो हमने अपने पाठ में पढ़ी, इसमें तो ना हुस्न था ना इश्क था, कुछ ऐसा था ही नहीं। इसमें तो सीधे सीधे हम सरकार के विरुद्ध बात कर रहे थे। तो वही चीज़ कही, दुष्यंत कुमार की गज़ल इस परंपरागत स्वरूप से सर्वथा भिन्न है। उसमें देश की, समाज की तथा देश की राजनीतिक दशा का वर्णन किया गया है। उसकी विषय वस्तु गज़ल्स के पूर्व स्वरूप से अलग तरह की है। तो आप गज़लें उठाकर देखो, मोस्टली इससे, तो मतलब इनकी बाकी जो एक परंपरा चली आ रही है, ये चीज़ इसी के लिए फेमस है। यानी कि गज़ल जो है वो स्त्रियों के हुस्न के बखान करने के लिए, इश्क को बयां करने के लिए, अपने दिल के हालात को बयां करने के लिए, दूसरों के दिलों को जानने के लिए जो की जाती थी, उस परंपरा से अलग हट कर जो है वो समाज की शासन व्यवस्था, सरकार की नाफरमानी, इन सारी चीज़ों के बारे में बताती है। तो इसलिए वो एक परंपरा जो थी वो उससे अलग हटकर उन्होंने चीज़ों को बताया है। प्रश्न संख्या 18 है, शायर उम्र भर के लिए कहाँ तथा क्यों जाना चाहता है? उसने जिस तरह के भारत की परिकल्पना करी थी स्वतंत्रता के बाद, उसे वो नहीं मिला। अर्थात जो सुख, शांति, सुकून चाहता था, अपने देश में संपन्नता चाहता था, वो सारी चीज़ें उसे नहीं मिली। तो वो इस चीज़ों से पूरी तरीके से नाखुश है और वो हमेशा के लिए इस जगह से चला जाना चाहता है। तो देखिए क्या है, शायद अयोग्य और स्वार्थी नेताओं से शासित देश को त्याग कर हमेशा के लिए कहीं और जाना चाहता है। ऐसी शासन व्यवस्था जहां ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जो अयोग्य हैं, जो उनको काम सौंपा गया था कि स्वतंत्रता के बाद इस भारत को और ऊपर लेकर जाना, जो उसकी व्यवस्था, जो जिस समय देश आज़ाद हुआ उस समय उसकी कंडीशन बहुत बुरी थी, तो अब हमें उसको उससे ऊपर उठाकर लेकर जाना था। लेकिन उस जो सरकार आई उसने तो इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दिया और वो और गर्त में चलता चला गया। वो तो खाली अपने स्वार्थ में था। तो इस चीज़ से हमारे शायर पूरी तरीके से खुश थे और वो इस शासन व्यवस्था से हटकर कहीं दूर चला जाना चाहते थे, जहां शासन व्यवस्था जनहितकारी हो। ऐसी जगह पर जाना चाहते थे जहां पर शासन व्यवस्था लोगों के हितों के लिए काम करती हो। प्रश्न संख्या 19 है, साये में धूप गजल का उद्देश्य बताइए। अब जो शेर हमारे सामने आया था ना, साये में धूप, तो वहां पर उसका क्या अर्थ बताया गया है कि जो कल्याणकारी जो संस्थाएं चलाई गई थी, वो संस्थाएं जनता के कल्याण के लिए चलाई गई थी, लेकिन वो तो जनता का कल्याण कर ही नहीं रही हैं, बल्कि उल्टा वो लोगों को और कष्ट पहुंचा रही हैं, उनको और तकलीफ दे रही हैं। दुष्यंत कुमार जी के गजल संग्रह साये में धूप में से ली गई है। इस गजल का नामकरण भी संग्रह के नाम पर ही किया गया है। यह पूरी गजल एक विशेष मना स्थिति में लिखी गई है। वर्तमान राजनीति और समाज में जो कुछ चल रहा है उसे कवि बदलना चाहता है, यानी कि जो कुछ हो रहा है उससे वो नाखुश है
और बदलाव चाहता है। अब जाहिर सी बात है बदलाव किसी एक व्यक्ति से तो होगा नहीं, वो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों को प्रेरित करेगा, तो वही काम हमारे शायर कर रहे हैं। कवि किसी अच्छे विकल्प को मान्यता देना चाहता है। वर्तमान व्यवस्था चाहे वह सामाजिक हो या राजनीतिक, उससे कवि खिन्न है, यानी कि जो भी व्यवस्था है राजनीतिक तौर पे या सामाजिक, वो पूरी तरीके से उससे प्रसन्न नहीं है। इस स्वार्थ भरी व्यवस्था के स्थान पर कवि निस्वार्थ त्याग और समर्पण लाना चाहता है। कवि पत्थरों और अंधेरों के स्थान पर रोशनी और नमी को स्थापित करना चाहता है। तो यहाँ पर पत्थर यानी कि जो लोग उनकी बात नहीं सुनते उनको पत्थर, यानी उस शासन व्यवस्था को पत्थर कहा है। अंधेरे यानी कि उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो हमारे लिए लाभकारी नहीं है, उनके लिए उन्होंने अंधेरों की उपमा दी है। इसकी जगह वो क्या लाना चाहते हैं, ऐसी शासन व्यवस्था लाना चाहते हैं जो लोगों के कल्याण के लिए काम करे और ऐसी व्यवस्था लेके आए जिससे लोगों की स्थितियां सुधरे, ऐसी शासन व्यवस्था वो चाहता है। प्रश्न संख्या 20 है, कवि आवाज में असर के लिए बेकरार क्यों है? क्योंकि वो इस शासन व्यवस्था से खुश नहीं है और वो पूरी तरीके से आवाज उठा रहा है। अब वो ये चाहता है कि इस आवाज से प्रेरित होकर लोग कब संघर्ष करेंगे, कब शासन व्यवस्था जागेगी और लोगों के हित के लिए काम करेगी। तो आवाज में असर का मतलब यही है कि कब उसकी आवाज की जो है वो सरकार तक पहुंचेगी और उसकी आवाज के अनुसार लोगों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा कार्य किया जाएगा। वर्तमान समाज और शासन व्यवस्था हर आवाज को अनसुना कर रहे हैं, अतः कवि ऐसी आवाज के लिए बेकरार है जिसकी उपेक्षा ना की जा सके, अर्थात असरदार आवाज की सुनवाई जरूरी है। यानी कि मैं जो आवाज उठा रहा हूं ये एक असरदार आवाज है क्योंकि इससे कई लोग प्रेरित होंगे और जब सरकार इसके बारे में सुनेगी समझेगी तो वो कोई ना कोई एक्शन जरूर लेगी। वो इसी बात का इंतजार कर रहे हैं। तो इस तरीके से इस पार्ट के सभी प्रश्न यहाँ समाप्त हुए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मेन ये है कि गजल क्या है ये समझना जरूरी है, तो क्वेश्चंस कहीं से भी आएंगे आप आसानी से कर लोगे। मैग्नेट बेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक 100% फ्री एजुकेशन देता है। तो इस फ्री एजुकेशन का लाभ आप कहाँ से उठा सकते हैं? 3 जगह से उठा सकते हैं। एक तो YouTube पे आपको उसके वीडियो मिलेंगे, दूसरा आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं magnetbrains.com पे, और तीसरा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तीनों में से किसी भी जगह जाइए, आपको 100% फ्री वीडियो ही देखने को मिलेंगे। आप किसी भी क्लास में हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, निश्चिंत होकर आप कोई भी वीडियो देखिए, कितने ही वीडियो देखिए या कितनी बार देखिए, आपको कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं, कोई पैकेज लेने की ज़रूरत नहीं, कोई कूपन लेने की ज़रूरत नहीं। इत्मीनान से आप सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। ये सारे वीडियोज़ जब हम देखते हैं तो हमें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आप जब हमारी वेबसाइट पर और ऐप पे आएंगे तो आपको हर एक चीज़ें सिस्टमैटिक ढंग से अरेंज मिलेंगी, जिसमें आपको पढ़ने में बिल्कुल भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर हर एक चीज़ आपके लिए सिस्टमैटिक ढंग से अरेंज की गई। यहाँ आइए, आप अपना मीडियम सेलेक्ट कीजिए, क्लास सेलेक्ट कीजिए, सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद अपनी बुक सेलेक्ट कीजिए और चैप्टर सेलेक्ट कीजिए। हर चैप्टर के लिए को हमने कई पैटर्न्स में समझाया है, जैसे सबसे पहले डिटेल एक्सप्लेनेशन है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन है। इसके साथ ही साथ आपके फाइनल एग्जाम्स के दौरान हम आपको मैग्नेट बेंस सैम्पल पेपर्स है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, ये सभी कुछ कराते हैं। इसके अलावा रिवीजन वीडियोस हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, शॉर्ट्स हैं, लाइव हैं, डाउट सॉल्विंग सेशन है, ये सभी कुछ हम आपके लिए कराते हैं और ये सभी कुछ निःशुल्क है, यानी कि कुछ भी पेमेंट नहीं करना, 100% फ्री है, सिर्फ इसलिए कि आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकें और बढ़िया बढ़िया मार्क्स लेकर आ सकें। तो इसी तरह अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। अभी और भी चैप्टर बाकी हैं हमारे आर्यभट्ट बुक के काव्य खंड के, तो मिलेंगे नए चैप्टर के साथ नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।